को आपके लिए लेकर आते हैं हम ये प्रोग्राम एक बेहद नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की। हम लाइफ में सक्सेस या एजुकेशन या मनी कुछ भी अटेन करने की कोशिश करते हैं, इवन नए रिलेशंस बनाते हैं जस्ट फॉर वन सिंगल पर्पस, दैट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। यानी कि जो हमारे दुख हैं वो कुछ कम हो जाएं, जो हमारे पेन हैं, जो रिजेक्शंस हैं हमारी लाइफ में, फेलियर्स हैं, वो हमें डिस्टर्ब कम करें, एंड द हैप्पीनेस और सक्सेस शुड एंड्योर इन आवर लाइफ। नहीं पाते हैं, अपनी किस्मत लेनी पड़ती है, एंड दैट इज़ वाई हेयर वी आर विद डेस्टिनी मॉडिफायर अश्विनी जी। अश्विनी जी जो कि टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, रिजेक्शन कंट्रोल, रिजेक्शन को मिनिमाइज करते रहे हैं इंडस्ट्री में। आज अश्विनी जी कहते हैं कि वो एक डेस्टिनी मॉडिफायर की तरह आपकी डेस्टिनी के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को, पेन्स को रिड्यूस करवा सकते हैं, मिनिमाइज करवा सकते हैं। करना आपको खुद होगा, लेकिन ही कैन गाइड यू दैट ऑन व्हाट पाथ यू कैन वॉक, so that your pains are reduced, your rejections are minimized, and your happiness, the duration of your happiness longers on. It goes on and on. That is what Live 16 Look 16 is all about. Asho Club is working in this direction. तो आइए आज अश्विनी जी से ही जुड़कर उनसे जानते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में। अचानक से समस्या आई, आज हमने अचानक से देखा कुछ बॉडी में डिस्टर्बेंस होने लगी है। क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण, और एग्जिस्ट करता है जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाए आने वाली समस्याओं को? क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? जैसे कई बार गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि आपके एरिया में बाढ़ आने वाली है। प्रणाम अश्विनी। प्रणाम अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस शो में। और सीधी बात, डेस्टिनी यानी कि हमारी किस्मत में जो भी कष्ट लिखे हैं, परेशानियां लिखी हैं, क्या उनको मिनिमाइज करने के लिए कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है? हाल फिलहाल में हरियाणा में अंबाला में बाढ़ आई, पानी आया कई सोर्सेस से, और अंबाला की सारी रोड्स वाटर लॉक हो गई, पानी भर गया। लेकिन पहले हमें एक वार्निंग आई थी कि पानी छोड़ा जा रहा है, इस डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, इस सोर्स से पानी आ रहा है, तो हमारे शहर में अंबाला में देयर माइट बी सम डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हमने पहले से प्रिपेयर कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया, हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। क्या ऐसा ही अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारी लाइफ के लिए एग्जिस्ट कर सकता है? संभव है ऐसा कोई सिस्टम बनाना, या प्रकृति ने हमें ऐसा कुछ दिया है क्या? जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता क्या है। अभी तक हम लोग जब तक मोटर नहीं आई थी, यानी जब तक हम लोग प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाने का सिस्टम नहीं चला था, जब तक मोटर नहीं आई थी आईवुड से, तो जब तक सारे लोग हाथ से काम करते थे, और जब तक लोग हाथ से काम करते थे तो समस्याएं आती नहीं थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत पड़ती नहीं थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि सब कुछ सामने हो रहा है, इंसान सामने बैठा है, देख रहा है, और काम करते हुए जैसी सिचुएशन हुई उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो उसकी आंखें, एक्चुअली देखा जाए तो इंसान को 5 इंद्रियां दी गई हैं। तो ये सारी इंद्रियां दी क्यों गई हैं? 5 ही क्यों दी गई हैं? और अगर 5 दी गई हैं तो इनका मतलब क्या है, एक पर्पस क्या है इनका? तो इंद्रियों का पर्पस है अर्ली वार्निंग। इंद्रियां जो हैं वो एक्चुअली अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि तुमने देखा सामने से गाड़ी आ रही है, भागी आ रही है, तो तुम अपने आप को बचा लो। तो उसमें सिर्फ एक इंद्रिय ने काम किया, आंख। तो मेरी आंख बहुत अच्छी थी, मेरे को बढ़िया काम हुआ, तो मेरे को समझ में आ गई कि भैया
मेरी जो गाड़ी आने वाली है सामने से आ रही है, मैं एक तरफ हो जाऊं, अपने आप को बचा लूं, अगर बचाना चाहता हूं तो। और मेरी आंख ने कहा भैया गाड़ी आ रही है और मुझे मरना है, तो मैं उसके आगे कूद जाऊं। तो आंख तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम किया यहां पर आंख ने, और कुछ नहीं किया। वही आंख अब लोगों ने सीसीटीवी कैमरा से रिप्लेस कर दी। वह इतना ही तो किया, और क्या किया है? अर्ली वार्निंग सिस्टम में जो पहले इंसान आंख से देख लेता था और एक्शन ले लेता था, अब जो है उसने इतना बड़ा सिस्टम बना दिया कि कैमरे से देखे और जो करेक्शन करनी है उसके लिए एक और सिस्टम लगाए। मतलब हम लोगों ने तरक्की के नाम पर, जो एडवांसमेंट के नाम पर, सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के नाम पर, हमने अपने ऊपर बोझ लाद लिया। वी बिकेम more and more donkeys and started carrying weight, extra luggage, rather than remaining human beings. कि हम लोगों ने कैमरा लगा करके देख लिया कि कितनी दूर से वो आ रहा है, ट्रक आ रहा है। कैमरे में देखा, कैमरे में देखने के लिए मतलब कैमरा चाहिए, मॉनिटर चाहिए, बिना उसके पता नहीं लगेगा। कैमरा और डिस्टेंस, आंख से तुम 100-150 मीटर आराम से देख सकते हो। जब तक कोई टर्न ना आ जाए, जब तक तुम सब देख सकते हो। जब तक कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, जब तक तुम सब देख सकते हो। पर कैमरे की लिमिटेशन क्या है? वो तो ज्यादा 10 मीटर देख लेगा। तो तुमने अपने काम को बढ़ाया या कम किया? आंखों से नहीं देख सकते थे हर समय। जैसे रात के समय हम कोई चौकीदार रखे, चौकीदार पता नहीं सो ना जाए, वो किसी के साथ कोई सांठगांठ ना कर ले, तो कैमरा लगा दिया। अब हम अपनी शॉप की चौकीदारी 24 घंटे कर सकते हैं। वी हैव रिकॉर्डिंग कि कौन आया, कौन गया, कौन कितनी देर यहाँ खड़ा रहा। तो हमने अपना काम एक्चुअली, इंसान ने कितने वहम पाल लिए। उसको ये नहीं पता कि पहले तो वो बाहर खड़ा था तो हवा भी खा लेता था, अब वो मॉनिटर के आगे बैठा है 24 घंटे। तुम्हें कैमरा लगाने से क्या 24 घंटे तुम मॉनिटर के आगे बैठ गए? बात तो एक ही है। कैमरा देख करके बस तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ा, कैमरे ने बाहर से देख करके तुम्हें अंदर बता दिया। फिर तुम आंखें जितनी घुमा सकते हो, क्या कैमरा उतना घुमा सकते हो? मतलब हम लोगों ने अपने आप को कबूतर बना लिया। वही बात है कि हम इंसान बनने लायक तो रही नहीं। बिल्ली आएगी तो कबूतर बन जाओ, आंख बंद कर लो। बिल्ली खा जाएगी तो ठीक है, नहीं खा जाएगी तो फिर देखेंगे, अगली बार देखेंगे। मतलब वी आर ऑलवेज टेकिंग ए चांस कि कोई टेररिस्ट आ जाए और हमें उड़ा जाए तो ठीक है, और अगर टेररिस्ट आने का पता लग जाए तो हम क्या करना है पता नहीं। इमेजिन हम कहां पहुंच गए हैं कि टेक्नोलॉजी के नाम पर हम लोगों ने सिर्फ टेररिस्ट डेवलप किए और कुछ किया ही नहीं। और टेररिज्म का नुकसान बेचारा जो टेररिस्ट बना है वो भी झेल रहा है, जिसने उसको बनाया वो भी झेल रहा है, और दूसरे लोग तो झेल ही रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी है तो हम इस तरह बात कर पा रहे हैं। आंखों से ही हम अगर बात करने की कोशिश करते या फेस टू फेस ही बात करने की कोशिश करते, तो इस तरह का एक टेलीकास्ट जो हम अभी इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, ये संभव नहीं था। अरे तुम्हें इंस्टाग्राम की जरूरत ही किस लिए थी, ये बताओ मेरे को। इंस्टाग्राम की जरूरत ही नहीं रहती ना, तुम तो टेलीपैथी से सारा कुछ कर सकते थे। तुम्हें टेलीफोन की जरूरत ही नहीं है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू कैन बी टेकन प्लेस बाय टेलीपैथी वेरी इजीली। तो अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो तुम्हारा टेलीपैथी का सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होता और तुम मल्टीपल कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते बिना किसी टेक्नोलॉजी के। मेरा कहने का मतलब समझो, आंखों की जो दूरी डिस्टेंस है वो 100 मीटर तक देख सकती है, बट आंखें जो है तारे भी देखती है दुनिया में, ऊपर जो आकाश में कितनी दूर है, सूर्य भी देखती है।
So distance is not a problem at all for communicating the senses. For communicating through senses, distance is immaterial. हो सकता है कि टेलीपैथी के थ्रू हम अपने किसी क्लोज वन से बात कर पाते हो, लेकिन टेलीपैथी के थ्रू दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम अपने किसी नियर एंड डियर वाले से बात कर पाए। किसने कहा? You can do conferencing with entire human race. One person can communicate through telepathy in entire human race. इसका कोई भी एग्जाम्पल ना तो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ना ही प्रेजेंट में। संजय महाभारत में संजय हैड द विजन, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो संजय कुड सी, बट ही कुडंट टेलीकास्ट फॉर एवरीबॉडी। उसने बोला, धृतराष्ट्र सामने बैठे थे तो उन्होंने सुन लिया, बट ऐसा संभव नहीं था कि पूरी प्लैनेट अर्थ के लोग अगर देखना चाहते थे महाभारत, तो संजय उसको संभव नहीं कर सकता था। एलिजिबिलिटी इज द की। संजय एलिजिबल था तो वो कर पाया ये काम। अगर संजय के पास एलिजिबिलिटी नहीं होती तो वो भी नहीं कर पाता। अब एलिजिबिलिटी को समझने का बड़ा आसान तरीका है। मेरे पास जो मोबाइल है वो बड़ा सिंपल सा मोबाइल है, ये एंड्रॉइड टाइप में मोबाइल नहीं है, तो मैं कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करूंगा? मेरे उसमें इंस्टाग्राम चलता ही नहीं है, तो मैं इंस्टाग्राम कैसे देखूंगा? दैट इज माई एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट सारे लोग नहीं सुन सकते, ये वहम है। सारे लोग, बल्कि टेलीपैथी इज मच मोर इजियर टू बिकम एलिजिबल फॉर। दीज आर these technologies which has reduced your efficiency and capabilities. जो एक मैं सबसे जो सिंपल टेक्नोलॉजी, सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी के कोई भी औरत गर्भवती हो सकती है बिना किसी उसके, अगर वो चाहे तो हनुमान जी की भक्ति करके, कहीं पर भी हो, ये फैक्ट है। पर हनुमान जी की भक्ति कैसे होगी, वो उसको प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, एलिजिबिलिटी उसको अपनी लानी पड़ेगी। जब ये संभव है तो टेलीपैथी से सबसे बात करना तो उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये समझना होगा कि आज भी अगर हनुमान जी चाहे, ये तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी, पर अगर हनुमान जी खुद चाहे तो वो सारी दुनिया की सारी औरतों को एक साथ प्रेग्नेंट कर सकते हैं, एक साथ। और ये संभव है, होता था। हनुमान जी को एक वो उनकी जो तपस्या थी, देखो यहां पर ना तपस्या को समझने की बात है कि हनुमान जी ने एक टेक्नोलॉजी थी, उसका नाम मैं भूल गया क्या था। एक तो शंख टेक्नोलॉजी तो है ही है कि यू कैन कन्वर्ट वेस्टेज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन स्प्रेड एवरीवेयर। एनर्जी कैन स्प्रेड एवरीवेयर, बट एनर्जी की स्प्रेडिंग के लिए भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। कुछ गैजेट्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नेचर ने सब कुछ दिया है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी बात शायद 50 मीटर तक सुन पाए कोई, जब तुम मुंह से बोलते हो। तो जब तुम कान से बोलना शुरू करोगे तो तुम्हारी आवाज कहां चली जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से सुगंध फैलती है, देखो यहां पर सेंसेस का उपयोग करोगे तो ईच मेल कैन मेक हिज सेंसेस 20। 5 सेंसेस होती है, उनको 20 में कन्वर्ट कर सकता है वो। टेक्नोलॉजी के चक्कर में उसने उसको 2 पे ही कन्वर्ट कर लिया, बस 2 पर ही रह गया, बाकी उसके बाद पता ही कुछ नहीं है उसको। तो और फीमेल के पास तो 6 सेंसेस है, वो 24 सेंसेस में कन्वर्ट कर सकती है उनको। अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। सेंसेस आर नथिंग बट अर्ली वार्निंग सिस्टम। सेंसेस से अर्ली वार्निंग हमें मिलती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। जैसे अभी मैं इतना डेसिबल तक का साउंड सुन सकती हूँ,
तो दूर से कहीं से गाड़ी की आवाज आई, मैं रोड पे खड़ी हूँ तो मैं हट जाऊंगी। दिस इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। लेकिन यू आर रॉन्ग, अगेन यू आर रॉन्ग, नो नो, अगेन यू आर रॉन्ग। एक बात बताओ मेरे को कि बड़ा सिंपल सा है कि रेल की पटरी पे अगर तुम कान लगाते हो तो कहां ट्रेन होती है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो भी सुनाई देती है। क्यों? उसकी वाइब्रेशंस आने लगेंगी ट्रेन की। एग्जैक्टली। तो वाइब्रेशन इज द की, नॉट द डिस्टेंस। सपोज किसी फीमेल का हस्बैंड उसके किसी और रिलेशनशिप में जा रहा है। अब फीमेल को जिस दिन पता लगता है उस दिन उसको लगता है कि ओह माय लाइफ इज होल शैटर्ड, मुझे तो पता ही नहीं लगा, इतना कुछ हो गया। क्या कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम एग्जिस्ट करता था कि जिससे वो ये बात करता था, नहीं करता है, अभी भी करता है। लेकिन फीमेल ने उस अर्ली वार्निंग सिस्टम का सत्यानाश अपने आप किया। उसके हस्बैंड ने उससे दूर कहीं दूसरी रिलेशनशिप डेवलप करनी शुरू की। तो उसका एकमात्र कारण यही था कि उसके घर में उसकी पत्नी वो पत्नी का काम कर ही नहीं रही थी। और पत्नी को ये बात पता है कि वो पत्नी का काम नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि उसने दूसरी रिलेशनशिप डेवलप कर ली तो पत्नी ने उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया, बजाय अपने आप को ब्लेम करने के। उसने अपने आप को ठीक रखने की कोशिश नहीं करी। पत्नी ने समस्या को समझने की कोशिश। अर्ली वार्निंग क्या करेगी? अगर आप अपने आप को अर्ली वार्निंग आ गई तुम्हारा, अब मैं बताता हूं, तुमने अभी फ्लड का एग्जाम्पल लिया। अर्ली वार्निंग थी कि हम गेट खोल रहे हैं, पानी आएगा, लेकिन आगे जहां पर गेट खुलने चाहिए थे वो आगे गेट नहीं खोल करके रखे, तो पानी भरने दिया। इसका मतलब है गलती किसकी है? अब वो तो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है कि हमको कहाँ पे पानी रूट करना है, ये गवर्नमेंट देखती है और उसमें कई सारे फैक्टर्स। नहीं, अगेन यू आर टेकिंग इनटू ए रॉन्ग डायरेक्शन। वी आर टॉकिंग ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। कौन मैनेज क्या करता है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन हियर। व्हेन आई एम एंड द सेकंड एग्जांपल व्हिच आई एम टेकिंग के पत्नी का अगर पति है वो दूसरी जगह पर दूसरे कहीं पर रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है और पत्नी को कैसे पता लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम? उसके लिए पत्नी ने अपने आप को ठीक नहीं किया, उसने एक डिटेक्टिव को अपॉइंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी ने सोचने लगा कि जो जिसको डिटेक्टिव अपॉइंट किया उसकी पत्नी का उस डिटेक्टिव के साथ कोई चक्कर है। और ये बात पत्नी की समझ में आई नहीं। प्रॉब्लम यहां है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड ना। कहीं ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, हमें नहीं पता लगता, हमें बाद में पता लगता है कि ओह हमारा प्रमोशन किसी और ने रोक दिया, या हम कहीं टेंडर भर रहे हैं, हमारा ही एक इंटरनल बंदे ने हमारी इंफॉर्मेशन कहीं और जाकर बता दी, टेंडर हमें नहीं मिला। एग्जैक्टली। जो इस तरह की चीटिंग्स हैं उनके अगेंस्ट हमें कोई अर्ली वार्निंग नहीं मिल सकती है, क्योंकि क्या कर रहे हैं। सॉरी अगेन यू आर गोइंग रॉन्ग। हर जगह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम तुम्हारे पास अपने पास अवेलेबल है इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू यू, मतलब सेल्फ। और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर अवेलेबल, बट 99% क्या 100% लोगों ने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को कवर करके रखा हुआ है, उसको धूल जमा के रखी है उसके ऊपर, उसको डस्ट में डाल रखा है, डस्टबिन बना के रखा हुआ है उसको। प्रॉब्लम यहां है। किसी फीमेल से पूछ लो उसकी सिक्स सेंस काम कर रही है कि नहीं कर रही है। शी डजंट नो एट ऑल के सिक्स सेंस भी कुछ होता है। मेल के बाद 5 सेंसेस है, मेल इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसके पास 5 है और फीमेल के पास 6 है। फीमेल खुद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसके पास 6 सेंसेस है। उस 6 सेंस का करना क्या है? 5 का ही नहीं पता क्या करना है। सामने से कार आ रही है, पता है कि वो हिट करेगी अगर मैंने अपने आप को साइड पर नहीं किया, लेकिन क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा या कान में मैंने वो लगा रखे है, म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, तो मुझे नहीं पता लगा कि कार आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने देखा है एक्सीडेंट साफ दिखाई दे रहा है कि 100 मीटर का गैप है, 2 गाड़ियां हैं आमने सामने आ रही हैं और वो हिट करेंगी और उन्होंने हिट किया तो लोगों ने कह दिया किस्मत थी। नहीं, यहां पर कानों में लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम था, दोनों के कानों में ईयरफोन लगे हुए थे, दोनों म्यूजिक सुन रहे थे। तो हमने अपनी सेंसेस को बंद कर दिया। प्रॉब्लम यहां पर है
कि हमने सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बंद कर दिया, कैमरे लगा दिए कि कैमरा हमें बता रहा है, वो जो बता रहा है, चाहे उसके आगे कोई भी पिक्चर लगा करके और स्टेबल कर दो। कैमरे को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि 5 सेंसेस है तुम्हारे पास, पांचों सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, पांचों की 5 फंक्शनल होनी चाहिए, पांचों की 5 एफिशिएंट होनी चाहिए, तब जाकर के एक सिस्टम बनेगा, एक रिजल्ट, वो एक मैसेज बनेगा पांचों का, तब जाकर के समझ आएगा कि हाँ एक्सीडेंट होने वाला है। तो समझने की कोशिश करो। और फीमेल के पास 6 है तो 6 की 6 सेंसेस उसकी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। लोगों ने ये कह करके कि वर्तमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। वर्तमान एग्जिस्ट उसी के लिए करता है जिसकी सारी सेंसेस फंक्शनल है, एफिशिएंट है, सिंक्रोनाइज्ड है। जी ठीक है, हमने अपनी सेंसेस पे धूल जमा ली, ओके। छोटा बच्चा है या किसी भी एज में, मुझे नहीं लगता कि हमारी सेंसेस इतना काम करती हैं कि दूसरे की एक्टिविटीज को भी हम सेंस कर पाए। जबकि जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जैसे मैंने बाढ़ भी कही, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटीज, दिस इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स एक्टिविटीज। या मैक्सिमम डिस्टर्बेंसेस हमारी लाइफ में, दे आर मोस्टली बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स एक्टिविटीज। जैसे अचानक से हमें पता लगा कि हमारा बच्चा एडिक्शन में चला गया है, या somehow मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर नेचर ने देखो कितना कितना ब्यूटीफुल सिस्टम दिया है, हर चीज दिया है। उसने तुम्हारी पूरी लाइफ की राइज एंड फॉल को तुम्हारे हाथ में मैप बना करके दे दिया है। तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम लोगों को यही नहीं मालूम है कि हाथ के ऊपर तुम्हारी सारी राइज एंड फॉल का मैप बना हुआ है। ये बात पता ही नहीं है किसी को। एक तो इसको बिल्कुल एक्यूरेटली पढ़ना, राइज एंड फॉल का मैप बना है, लेकिन वो राइज 42 में आएगा या 42.5 में या 43 में, इसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना मुझे लगता है कि तकरीबन इम्पॉसिबल है। करने वाले मूर्खता है। देखो यहाँ पर एक बात, सॉरी अगेन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग ट्रैक। एक्यूरेटली पढ़ना तो मूर्खता है। एक्यूरेटली पढ़ने की अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हमें हमेशा लाइफ स्पैन, बाढ़ आई, कहां पर पानी आया, कहां पर दरवाजा खोला, कहां पर नहीं खोला तो बाढ़ आई। अगर दोनों दरवाजे ठीक टाइम पर खोल दिए होते तो बाढ़ नहीं आती। तुम समझो बात को, स्पैन होता है। कोई भी आपदा आती है तो एकदम नहीं आती है, हर नेचर ने नियम बनाया है कि आपदा आएगी, तुम्हें वार्निंग दे रही हूं मैं। हर कोई कहता है कि मेरे को चिट्ठियां आती हैं कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, पर मैं पढ़ नहीं पाता। हर चीज के लिए स्पैन होता है। एक्यूरेट का कुछ एक्यूरेट नाम का शब्द ही एक्चुअली कंफ्यूजिव है, कंफ्यूजन की देन है एक्यूरेट वर्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्यूरेट इन द वर्ल्ड, ऑन प्लेनेट अर्थ, इन द यूनिवर्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्यूरेट। एक्यूरेट के नाम पे साइंस ने मूर्ख बनाया लोगों को। There is a word called absolute. एब्सोल्यूट और एक्यूरेट में फर्क कैसे हो जाएगा? एक्यूरेट और एब्सोल्यूट को अगर तुमने सेम मान लिया तो तुम्हारी जिंदगी तो झंड हो ही गई, फिर बेकार हो गई, यूजलेस हो गई। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मेरे लिए, इट मे नॉट बी वैलिड फॉर अदर पर्सन। मैप इज ऑफ इंडिविजुअल, हर एक का मैप अपना अपना है। बात को समझो। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये मेरा हाथ है तो मेरे लिए है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है। और एक्यूरेट का मतलब होता है जो भी तुमने कहा कि 42.5 साल में आएगा या 43 साल में आएगा, वो एक्यूरेसी है। तो ये एक्यूरेसी ढूंढना मूर्खता है। ये साइंस की देन है जिसने तुम्हें कंफ्यूज किया बहुत ज्यादा। एब्सोल्यूट की तरफ चलो, एक्यूरेसी की तरफ जाओगे तो रिलेटिव में रहोगे और हमेशा एरर रहेगी तुम्हारी लाइफ में। और हमेशा एरर रहेगी तो ये गेट आधे खुलेंगे, आधे नहीं खुलेंगे और तुम्हारे घर में बाढ़ आती ही रहेगी। अगर ऐसा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्चुअली हमारी सेंसेस में या हमारी सिक्स सेंस में मिला है, तो जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। हमें कितना एस्टिमेट हम कर पाए मार्केट की मूवमेंट को, उतना ही प्रॉफिट्स हम बनाएंगे
मेरे ख्याल से ना ये एक बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप इसको इस तरीके से देखो कि आप जब जॉब करने जाते हो, कोई कहीं पर इंटरव्यू देने गए जॉब के लिए, तो उसमें आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो मार्केट ट्रेंड है, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, ये सारा पुट टुगेदर एक निकल कर आता है कि ठीक है, मार्केट में चल रहा है कि 10 lakhs एवरेज है, तो ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग 11, नॉट मोर देन दैट। Why 11? Why not 5? बिकॉज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि 5 साल की किस बेस पर है ट्रेंड? जो है ट्रेंड किस बेस पर है? तुम्हें आता है या नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ट्रेंड चल रहा है 10 लाख, तो तुम्हें 10 लाख 11 लाख मिलने चाहिए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? नहीं, एक चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई, उसके ब्रेक इवन से डिसाइड होता है प्राइस। नहीं, कितनी होता। डिमांड है, यही गलत। है। शेयर मार्केट, अभी तुमने शेयर मार्केट का एग्जांपल लिया, एग्जैक्टली दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट नहीं होता कुछ भी नहीं डिपेंडेंट होता। आज आप नहीं होता। ये क्रिएट किया जाता है। सॉरी, अगेन ये क्रिएट किया जाता है। ये साइंस की देन है कि तुम क्रिएट कर दो डिमांड, और वो फॉल्स डिमांड होगी। फिर गवर्नमेंट को कहोगे नहीं, हमारे तो पैदा हो गया। अभी टमाटर का क्या हुआ? टमाटर के रेट इतने हाई क्यों हो गए? क्योंकि सावन में टमाटर की पैदाइश होती है, तो उसको लोगों ने 1 रुपया किलो टमाटर खरीद करके और 50 रुपए किलो टमाटर बेचे। तो ये साइंस की वजह से हुआ। जिसने पैदा किया उसको नुकसान हुआ, जिसने खरीदे उसको नुकसान हुआ। फायदा किसको हुआ? जिन्होंने मैनिपुलेट किया। तो मैनिपुलेट करने होने को तैयार हुए तभी तो किया। तुम अगर 1 महीना टमाटर खाने बंद कर देते तो बीच वाले सारे के सारे मर जाते, सुसाइड हो जाता उनका, फिर वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते। तो ये साइंस, डिमांड एंड सप्लाई का जो किस्सा है, ये साइंस की देन है। इट इज a very confusing statement कि डिमांड एंड सप्लाई डजंट एग्जिस्ट। सिंपल इज दैट जो मेरे को आता है उसके हिसाब से मेरे को अर्निंग होनी चाहिए। जो मेरे को आता है, जो मैं काम कर, इट इज ए सेल ऑफ द स्किल्स। जॉब सैलरी इज ए सेल ऑफ योर स्किल्स। अगर तुम्हारी स्किल्स एक पर्टिकुलर काम के लिए अच्छी है, उसमें बेचोगे, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। वही स्किल अगर तुम दूसरे काम में बेचने की कोशिश करोगे और सेम पैसे एक्सपेक्ट करोगे, तो यू आर बाउंड टू फेल। Try to understand that what skills you have got, you can encash only those skills. तो लोगों को कंफ्यूजन ये है कि शेयर मार्केट और डिसाइडिंग योर सैलरी इज एग्जैक्टली द सेम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन द टू। जी, देखिए, इकोनॉमिक्स का जो बेस है, जो आधार है, वो डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड कैन बी फेकली जनरेटेड, आई एग्री। यहाँ पर मैं देखो, एक मिनट, लेकिन जिस चीज की डिमांड है उसी का प्राइस हाई होगा। दैट्स सो ऑब्वियस। Wait, again. You want to depend on a camera which has only 10-meter range, and not on your eyes which has 10-kilometer range. So then I can't help it. So human eye ki you don't need early warning system. Sorry, then you don't need early warning system. It is better that you remain in pain. ह्यूमन आई की रेंज 10 किलोमीटर नहीं हो सकती। 100 of star. ओके, चलो तुम्हारी बात लेता हूँ। सूर्य कितनी दूर है? चंद्रमा कितनी दूर है? स्टार्स और कितनी दूर है? I can't see Taj Mahal from Ambala. Taj Mahal is hardly. Taj Mahal. Why do you want to see Taj Mahal? Tell me. अच्छा, give me one reason why you want to see Taj Mahal. Okay, मुझे ताजमहल नहीं देखना, पर सपोज मुझे केदारनाथ के दर्शन करने हैं। नॉर्मली पीपल हैव टू गो टू केदारनाथ एंड देन दे। केदारनाथ के दर्शन तुम्हें क्यों करने हैं? नहीं, मुझे ये बताओ ना, केदारनाथ के दर्शन तुम्हें क्यों करने हैं? उसका रीजन बता दो मेरे को।
अश्विनी जी क्यों का तो कोई रीजन नहीं है। देखिए इच्छा होती है, डिजायर्स, वांट्स, अगर डिजायर्स, तुम्हें पता ही ना लगे कि केदारनाथ है, मान लो तुम्हें पता ही ना लगे कि ताजमहल है, तो फिर तुम्हारे पास क्या डिजायर होगी वो कि ताजमहल को देखना है? फिर तो ये तुम्हें फोर्स किया गया, बताया गया, तुम्हें मिसगाइड किया गया, वहीं पर डिमांड एंड सप्लाई की शुरुआत करी गई, ऐसे ही शुरुआत करी गई। अरे तुझे पता है कि वहां पर क्या है? और मतलब कमाल है, लोगों ने ऐसे ऐसे स्थान कवर करके कुछ और बना दिया ऊपर से, और जो ओरिजिनल था उसको खत्म करके ऊपर से कुछ और फेस मेकअप कर दिया और उसको पॉपुलर कर दिया। तुम देखने क्या जा रहे हो? दिख क्या रहा है? दिखा क्या रहा है? दिखाया क्या जा रहा है? तुम्हें पता ही नहीं है। और तुम किस लिए देखने जा रहे हो? एक और बात, तुम किस लिए देखने जा रहे हो तुम्हें खुद को नहीं पता। प्रॉब्लम यहां है कि इच्छा तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे अंदर इच्छा एनफोर्स करी गई है। प्रॉब्लम यहां है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो साधु टाइप के लोग होते हैं, वो किसी नदी के किनारे बैठ जाते हैं, अकेले रहते हैं, बिल्कुल मिनिमल लिविंग उनकी होती है। आई डोंट नो उनकी इच्छा क्या है, वो क्यों ये काम कर रहे हैं, बट मैं वो बताता हूँ, नॉर्मली किसी से मिलते नहीं। आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ ना तुम्हें। बहुत सिंपल है। तुम अगर समुद्र के किनारे बैठ जाओ, एक ना स्टोरी आती है छोटी सी। एक किसी को बादशाह ने क्या दिया? सजा दी कि इसको, ये आदमी बहुत वो करता है, रिश्वत लेता है, फलाना ठिकाना, करप्शन है, पता नहीं क्या क्या, पैसे को हर चीज में कमाई कर लेता है, वो कहीं भी बिठा दो उसको। लोगों ने कहा उसको, तो उसने कहा ठीक है, इसको ना समुद्र के किनारे अकेला बिठा दो, और खबरदार जो कोई 10 किलोमीटर के अंदर के उधर गया, 10 किलोमीटर तक सिर्फ सिर्फ खाली रेत थी, सुनसान रेत थी, और एक तरफ पानी था, समुद्र। उसके किनारे वो बैठ गया, बैठने की भी कोई जगह नहीं थी, जमीन, उसने कोई पत्थर ढूंढा, उसके ऊपर बैठ गया। अब समुद्र के अंदर तुम जान करके हैरान हो जाओगे कि सारा के सारे डायमंड, सारे के सारे हीरे मोती, खाने का सामान, पीने, मतलब समुद्र में क्या नहीं है अवेलेबल? खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। किसने का समुद्र के अंदर मैक्सिमम योनियां रहती है। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आती? तो 84 लाख योनियों में से, 84 लाख योनियों में से तकरीबन तकरीबन 40 लाख, 50 लाख, आधी से ज्यादा योनियां समुद्र में रहती हैं। सबसे वनस्पति, पेड़ पौधे सारे समुद्र से ही निकले हैं। तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग समझते क्या हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। यही लिमिटेशन दी है साइंस ने तुम्हें। साइंस ने एग्जैक्टली यही लिमिटेशंस दी है कि समुद्र को अगर तुम 2 दिन वहां पर बैठ जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि समुद्र में तो क्या नहीं है। हर समय बारिश होती रहती है समुद्र में, पता है तुम्हें? समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी से अच्छा पानी नहीं है कोई, क्योंकि हमने अपनी योग्यता खो दी, तो हमें समुद्र का पानी पता ही नहीं कैसे पीना है। हर चीज के तरीके हैं, हर चीज का सिस्टम है, पर हमें पता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यही रही है कि हम साइंस के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए कि हमें पता ही नहीं है कि हम टेलीपैथी से कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग इज मेड पॉसिबल। शंख की बात करता हूं मैं, शंख टेक्नोलॉजी। शंख तुम्हारी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तुम समुद्र से एक शंख उठा लो और अपनी वेस्ट, तो तुम सांस ले रहे हो, सांस लेने को कोई मना नहीं है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो और उस एनर्जी को तुम अपने लिए यूज कर लो, तो तुम्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना तुम्हें एनर्जी के लिए ही तो खा रहे हो तुम। तो वो एनर्जी तुम्हारी वेस्ट तुम्हें दे रही है, तो तुम्हें क्या जरूरत है खाने की? हीरे मोती तुम्हें सारे के सारे समुद्र दे ही रहा है, जितने मर्जी निकाल लो। दुर्लभ से दुर्लभ पत्थर समुद्र देता है। आप स्टोरी की बात कर रहे थे कि किसी पर्सन को बिठा दिया गया कि ये बहुत रिश्वत लेता है, तो 10 किलोमीटर तक उसके आसपास कोई नहीं आएगा, तो अब वो वहां
पे क्या केकड़े को उठाकर खाएगा? नहीं, क्या क्यों? वो हीरो मोटली मैंने अगर बताया मिलती तो, है वो अरे क्या मैंने करेगा? बताया तो तुम्हें कि वो प्राणी उसको वहां भेजा क्योंकि वो बहुत समझदार था। तो बात को समझे ही नहीं कि वो बहुत समझदार प्राणी था, इसलिए उसको, क्योंकि मूर्खों का देश था, तो एक समझदार प्राणी है तो उसको वहां पर भेज दो। सवाल तो यही है कि उसने वहां जाकर के क्या किया। उसने शंख उठा करके पहले तो अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने का सिस्टम बना लिया, फिर उसके बाद वहां पर उसने दुर्लभ पत्थर इकट्ठे करने शुरू किए, क्योंकि उसको पता था कि लोग देखने के लिए आएंगे उसको, वो राजा किसी ना किसी को जरूर भेजेगा देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया। वो आए, वो देखने आते थे रोज उसको, तो वो उनको कहता था भैया ये पत्थर बेच दियो और इतने पैसे कमा लियो। कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ एक एक पत्थर एक एक को दे देता था और उसको कहता तू ये बेच दियो तेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। तो वो उसके लिए, आने वाले के लिए बोनस हो गया। तो जब वो वापस आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए लेके आएगा ही ना। बात समझदारी की हो रही है, यहां पर बात सेंसिस की हो रही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम इतने बढ़िया डेवलप किए हुए थे उसने कि उसको तरीके पता थे कि क्या करूंगा मैं तो उससे मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। इसे इसे मेंटल एबिलिटी कहते हैं, इसे दिमाग का खेल कहते हैं कि हम इंटेलिजेंस को कितना यूज कर सकते हैं, आईक्यू कह सकते हैं आप इसे। लेकिन इसको आप अर्ली वार्निंग सिस्टम कहेंगे या सेंसेस का गेम कहेंगे, ठीक है, हमारी सेंसेस अच्छी हैं तो ही कुड आइडेंटिफाई कि ये पत्थर काम का है या एटलीस्ट बेशकीमती है, पर इसमें अर्ली वार्निंग कहाँ थी? अरे अर्ली वार्निंग तो थी कि जो उसको ये पता था कि अगर मेरे को ऐसा कर दिया किसी ने तो मैं अपने आप को कैसे सरवाइव करूंगा। मैं कमाल है, तुम लोग समझते ही नहीं। अर्ली वार्निंग का मतलब आज तक नहीं पता लगा लोगों को। लोगों ने फायर अलार्म लगा दिए, जो जब आग लगती है तब कभी काम नहीं करते। फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करेगा? जब आग लग गई तो फायर अलार्म सिस्टम तो फायर में जल ही जाएगा, तो वो कैसे काम करेगा? इससे अच्छा दो लोगों को नौकरी दे देते, वो बैठे होते वहां पे, वो फायर अलार्म से ज्यादा बेटर काम करते। वो आग बुझा भी, फायर ब्रिगेड का काम भी कर लेते। लेकिन साइंस नाम के सब्जेक्ट ने तुम्हें फायर अलार्म चिपका दिया, उससे आग नहीं बची और लोगों को नौकरी से हटवा दिया और फायर ब्रिगेड नाम का एक नई संस्था खड़ी कर दी, डिमांड एंड सप्लाई, और फायर ब्रिगेड बना दिया। पर आग लगी नहीं है तो फायर ब्रिगेड क्या करे? तो आग लगानी शुरू कर दी। तो डिमांड एंड सप्लाईज आर ऑल फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शेयर मार्केट की तुमने बात की थी। ऐसे तो अश्विनी जी, करेंसी इटसेल्फ इज अ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। करेंसी, अब अगर हम ठीक से समझें तो करेंसी इज एब्सोल्युटली नथिंग, इसको सिर्फ फैब्रिकेट किया गया है। ये एक ह्यूमन मेड कंसेप्ट है। नहीं, आई शुड से टू फैब्रिकेटेड मैनिपुलेट। उसमें, सॉरी अगेन, currency is not a fabricated, but the difference between currency is a fabricated. आज जिसे हम करेंसी कहते हैं वो कंप्लीटली एक फैब्रिकेटेड कंसेप्ट है, ह्यूमन क्रिएटेड कंसेप्ट है, एंड इसमें मैनिपुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, that is again you are going wrong. Difference between the currencies is the fabrication. शेयर मार्केट, अगेन देयर ऑल्सो द रोल ऑफ शेयर मार्केट ओनली प्लेस। तो शेयर मार्केट को तो तुम ये समझ लो ना कि दैट वर्क्स ओनली ऑन अर्ली वार्निंग सिस्टम। जिसको अर्ली वार्निंग मिल गई उसका जो उसने शेयर में पैसा कमा लिया, जिसको अर्ली वार्निंग नहीं मिली उसने पैसा खो दिया। दैट्स इट। इसका मतलब जिन लोगों की हम कहते हैं कि किस्मत बहुत अच्छी है, तो बेसिकली उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जो अल्टीमेटली उनका किस्मत। अगेन मैं एक बात कहूंगा कि किस्मत अच्छी भी साइंस ने बनाई है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। एक बात को समझो, एक्सीडेंट हुआ, मान लो मेरा एक्सीडेंट हुआ और जहां पर मैं गिरा वहां पर सोने की खान थी, तो किस्मत अच्छी हुई या खराब हुई? बताओ मेरे को। इसे ही तो अच्छी किस्मत कहते हैं। और एक्सीडेंट हुआ और मेरी टांग टूट गई, ये बुरी किस्मत है। तो फिर अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है।
हर चीज का परिणाम होता है। कृष्ण ने बड़ी क्लियरली कहा कि हर कर्म का फल मिलेगा, हर कर्म का फल मिलेगा। अगर मान लो मैं गिरा और वहां पर एक पत्थर पड़ा था बहुत चमकीला, अब मेरे को पहचान है तो मैं उठा लिया तो मैं करोड़पति हो गया। अगर मुझे पहचान नहीं है तो मैंने उसको नहीं उठाया तो मैं रोडपति रहा, बल्कि टांग और टूट गई। टांग तो दोनों केस में टूट गई। तो यहां पर किस्मत क्या? पहचान। तो ये सेंसेस है, सेंसेस, पांचों सेंसेस, 6 की 6 सेंसेस आर अर्ली वार्निंग सिस्टम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड मैप। हम खजाने का नक्शा ढूंढने जाते हैं, खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो नक्शा बनता है कि नहीं बनता? हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नक्शा बनता है कि नहीं बनता? तो ऐसे ही हर इंसान का लाइफ का नक्शा उसके हाथ में नेचर बनाकर देती है। तुम कितनी फिजिकल वेल्थ लेकर पैदा हुए हो इसमें लिखा है, तुम कितनी मेंटल वेल्थ लेकर पैदा हुए हो इसमें लिखा है, तुम्हारी लाइफ के टोटल राइज एंड फॉल इसमें लिखे हैं। अप्रोक्सीमेट टाइम भी लिखा है कि कब आएगा। मे बी विद इन दी 3 years यू आर एबल टू रीड कि 3 साल के अंदर अंदर आएगा। तो कौन से 3 साल में आएगा ये पता लगना आसान है, वो लिखा है इसमें। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि हमारी कुंडली में या हमारी हस्तरेखाओं में हमें किसी ने बताया था कि ये होगा, वो नहीं हुआ उनकी लाइफ में। तो इसका मतलब कि इन्हें रीडिंग में जो ये इस तरह की चीजें हैं, इनके पढ़ने में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और हमारा वो अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हो गया क्योंकि पढ़ने वाले यहाँ पर अगेन यू आर रॉन्ग। सी, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम पढ़ना आता है कि नहीं आता है, किसी को तुमने चेक किया? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें यही नहीं पता कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता। आंख बंद करके चल दिए, बिकॉज अपनी सेंसेस पर भरोसा नहीं है। पहले अपनी सेंसेस को सिंक्रोनाइज करो, उसके बाद तुम जिसके पास जाओगे तो तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा, अर्ली वार्निंग आ जाएगी कि ये इंसान तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उसको पढ़ना नहीं आता है। तो तुम्हें अर्ली वार्निंग सिस्टम के जो रीडर्स हैं उनको डेस्टिनी रीडर कहा जाता है। तो वो कम से कम 3 प्रोसीजर उसको आने चाहिए, उसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो थोड़ा सा। जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं अश्विनी जी, दे आर अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, क्योंकि ग्रहों नक्षत्रों की पोजीशन देखी जाती है जन्म के समय और उसके हिसाब से प्रेडिक्ट किया जाता है कि कितने साल प्लानिट के रहने वाले हैं। तो अब वो इंसान हमारा बात पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, ये मटेरियल नहीं हो जाता क्या? अरे तुम ये बताओ मेरे को कि उसने तुम्हारे से कुछ इनपुट्स ली होंगी? एस्ट्रोलॉजर अगर तुम बात कर रही हो तो वो तुम्हारे से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा। तुम्हारे पास वही एक्यूरेट नहीं है तो क्या करोगे? पहली बात तो ये है कि तुम्हारा जो घड़ी का सिस्टम जो तुम फॉलो कर रहे हो, वॉच, यही एक्यूरेट नहीं है। तो तुम्हारे को रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं उठता है। एस्ट्रोलॉजी में तुम एस्टिमेट कर सकते हो, सिर्फ एक सिस्टम ऐसा है जो कि परफेक्ट रिजल्ट देता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, वो है आपके हाथ का मैप। मैप ऑन योर पाम इज द अल्टीमेट सिस्टम, बट पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डेस्टिनी रीडर बाय रीडिंग थ्रू पाम इज वेरी रेयर टू फाइंड। पर रेखाएं ना बदलती रहती हैं, ये भी एक फैक्ट है। जो हमारे हाथ की रेखाएं हैं, दे कीप चेंजिंग एज पर आवर एक्टिविटीज, आवर थिंकिंग, बहुत चीजें हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हम कुछ लेकर पैदा होते हैं किस्मत, लेकिन बदलते भी हैं। ओके नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिस इज ए मैप। मैप में ऑल्टरेशन तो होंगी ही ना। तुम अगर मकान बना रहे हो, तुम्हें लगा कि यार यहाँ पर जो गड्ढा खोदा जब फाउंडेशन डालने के लिए, तो वहां पर पिलर नहीं डल सकता बिकॉज ऑफ सम रीजन,
तो तुम ऑल्ट्रेशन करोगे ना। तो ऑल्ट्रेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट आर दोज ऑल्ट्रेशन द डेस्टिनी रीडर इज एबल टू रीड, की इज दैट। और दूसरी बात कि जन्म के समय में जो मिला है वो स्टेबलाइज होता है 3 साल के बाद। तो 3 साल से पहले अगर पाम रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो वो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी मेरे हिसाब से जो मेरा गणित कहता है कि 10 साल से बाद का ही अगर तुम हाथ देखो तो बेटर है। वैसे 16 साल षोडशी की बात करी जाती है, षोडशी पंथ की बात की जाती है। तो 16 साल के बाद हाथों की रेखाएं स्टेबल हो जाती है, क्योंकि जितना उनको एक्सपैंड होना होता है हाथ का जब तक बढ़ रहा है ना। कारण क्या है वो जो पढ़ने की बात कर रही हो तुम, वो इसलिए क्योंकि हाथ का साइज जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने लोगों के हाथ में कुछ लाइन नई बनती हुई, उभरती हुई या वीक होती हुई, इवन कुछ तिल उभरते हुए या वीक होते हुए देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। कौन से हाथ में? ओके, कौन से हाथ में? नॉर्मली ये चेंजेस राइट हैंड में तो बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं। राइट हैंड तो आप अगर हर साल अपने राइट हैंड की फोटो खींचेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा चेंज हर साल दिखेगा। बट लेफ्ट हैंड में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल में देयर अकर्स सम काइंड ऑफ चेंज, वो दिखता है। और ये हर एज में होता है। ओके, में भी राइट। सो नाउ आई विल गिव यू द रीजन। क्या है कि डेस्टिनी इट कैन बी मॉडिफाइड। एक्चुअली दिस वाज नॉट अ टॉपिक ऑफ द डे, वी वर टॉकिंग अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ओनली टुडे। तो destiny modification is possible, but since the subject is early warning system, so left hand is giving you the rises and falls of your life for next 5 years, actually 3 years. तीन साल का जो मैप है वो चेंज नहीं होगा लेफ्ट हैंड में। और उन 3 साल में तुमने क्या एक्टिविटी करी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा राइट हैंड में। और 3 साल के बाद वो जो एक्टिविटी का इफेक्ट है वो इफेक्ट लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अश्विनी जी, जिसको हम अर्ली वार्निंग सिस्टम कह रहे हैं, क्या ये जो हमारे हाथ का मैप है, क्या हम इस मैप को एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मान सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो मैं आज समझ पाई, अर्ली वार्निंग सिस्टम इज ऑल अबाउट आवर सेंसेस। हम सेंसेस की बात कर रहे हैं या हम इस मैप की बात कर रहे हैं? दो अलग। मैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। टोटल जो सेंसेस हैं वो आपको इंस्टेंट इमीडिएट होने वाली अर्ली वार्निंग दे रही है। नहीं समझे? अभी मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है ये मैं सेंसेस के थ्रू जान पा रही हूँ। करेक्ट। So these are the early warning systems for current situation. But this is giving you the early warning for next 3 years. इसका मतलब ये हुआ कि प्रारब्ध ने क्या फ्यूचर लिख दिया है, मेरे पास में क्या फ्यूचर लिख दिया है, ये मैं इससे पढ़ सकती हूँ। और मेरा प्रेजेंट क्या कह रहा है, दैट इज ऑल अबाउट माई सेंसेस। दैट इज सेंसेस। एग्जैक्टली। करंट क्या कह रहा है, और तुम अगर उसको जो तुम्हें डेस्टिनी ने लिख करके दिया है अगले 3 साल के लिए, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन दैट, यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग इन दोज 3 years, तो दैट इज पॉसिबल। द एडवांटेज ऑफ डेस्टिनी रीडर इज ओनली दिस, दैट चौथे साल की जो चेंजेस हैं वो तुम आज से शुरू कर दोगे तो चौथे साल की जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कम हो जाएगी। समझे तुम मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि चौथे साल में अगर कोई समस्या आने वाली है, आज हमने प्रिपेयर कर दिया तो उसका इफेक्ट हम बहुत कम कर लेंगे। एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वन सेकेंड।
सी नाउ यू डिवाइड योर लाइफ इनटू 3 years के स्पैन, 3 years में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 3 साल की जो 3 साल का जो लिखा गया वो तो होगा ही तुम्हारे साथ, उसको चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर उसको तुम चेंज करोगे भी, मान लो किसी प्रोसीजर से, जैसे इमरजेंसी में ऑपरेशन कर दिया, तो उस ऑपरेशन के साइड इफेक्ट लंबे समय तक भुगतने पड़ेंगे, और वो क्या होंगे पता नहीं, वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए मान लो कि ये 3 साल तो तुम भुगतोगे, पर चौथे साल में जो होने वाला है उसके लिए तैयारी करो। और 3 साल में भी हो सकता है कोई ऐसी चीजें हो जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, छोटी सी मेडिसिन लेकर के ठीक कर लिया, तो वो संभव है। तो इसलिए डेस्टिनी रीडर को उसको सारी डेस्टिनी पढ़ सकता है वो, आई एग्री, बट 3 साल तक की जो डेस्टिनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे की इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आई कैन डिसाइड, अगर मेरे को सारी पता है मान लो, तो आई कैन डिसाइड कि 4 साल बाद ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, ये मैं डेस्टिनी मॉडिफायर से पूछ लूं। एक शब्द होता है एप्रीहेंशन। हाँ जी। एप्रीहेंशन का मतलब होता है लगातार भविष्य को लेकर आशंका में रहना। नहीं, एप्रीहेंशन होता है कि मैं वो करना चाहता हूं जो मेरी डेस्टिनी दे ही नहीं रही है मेरे को, और तरीका मुझे पता नहीं है। माँ ऑफिस गई, घर में बच्चा है, तो उसको एप्रीहेंशन है, पता नहीं मेरे बच्चे ने ठीक से खाया कि नहीं, उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया होगा। दिस इज कॉल्ड एप्रीहेंशन। So they are all fabricated apprehensions. That is what I am trying to say. These are the apprehensions which has pulled the human being towards science, which has killed the future. Science says कि फ्यूचर की मत सोचो, और पास्ट को करेक्ट करने में लग गई। साइंस की सबसे मेजर प्रॉब्लम, पास्ट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, उसने तो फ्यूचर लिख दिया। पास्ट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, पास्ट राइट्स फ्यूचर, उसने तो फ्यूचर लिख दिया। तो तुम पास्ट को लिख करके करोगे क्या? तुम समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं कि पाम इज ए मैप, पाम इज ए मैप, तो इट इज कन्वेइंग योर फ्यूचर, इट इज नॉट कन्वेइंग पास्ट। तो इसी बात को अगर समझ लो तो तुम्हें पता लग जाएगा पास्ट में डिग करने का कोई पॉइंट नहीं है। व्हाई आर यू डिगिंग पास्ट? पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस पाम डज नॉट हैव पास्ट, योर हैंड do not have past, so forget past, don't talk about it, work on future. You are in apprehension because you know that you did a mistake in the past. Forget past, don't try to dig past, past does not exist, it's only future which exists, and present your senses are making you live. तो एप्रीहेंशन तभी आएंगी जब तुम पास्ट में रहोगे। इसीलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब पास्ट में रहना नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब है फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी पता मुझे पहले लग जाए। लोगों यही कंफ्यूजन में आ गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब है फ्यूचर में क्या होने वाला है वो मुझे अगर पहले पता लग जाएगा तो आई कैन टेक प्रिकॉशन। बहुत सारे लोगों के हाथ में मैं ये पढ़ पाती हूँ कि इनको हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं। आई शुड से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के हाथ में हमें ये मिलता है, राइट, आज की डेट में। और तो अब एक बात यहाँ पर, एक मिनट, एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो हेल्थ इश्यू आते हैं ना, ये उन्हीं को आते हैं जो पास्ट के उसको रोते रहते हैं। The people who are stuck in past will get health issues always. जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं किया है, हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, या भाई दे आर स्टक इन द पास्ट
वेट अगेन आई टेल यू। देखो, बड़ा सिंपल सा रूल है। तुम ये बात, इतनी सी बात देखो समझने में कितनी दिक्कत है, जबकि यू आर ए डेस्टिनी रीडर। कि मैंने कहा कि बीमारियां आती है पास्ट को समझने के लिए, पास्ट के चक्कर में एप्रिहेंशन में जाते हैं और वो बीमारियां बनती है। आई जस्ट सेड दिस। तो बीमारियां तभी आती है जब तुमने कुछ गलत खा लिया, तो बीमारी आएगी ना, पेट खराब होगा तो पास्ट हो गया ना जो खाया था। लेकिन एप्रीहेंशन नहीं है, पास्ट में हमने जो हरकतें की हैं उसका इफेक्ट आज हमारी हेल्थ पर दिख रहा है। दैट इज सो एप्रीहेंशन हो गई ना कि पास्ट मैंने अब खा तो लिया, पर यार मैंने तो ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई। खाने के बाद कह रहा है मुझे ओवर ईटिंग हो गई, तो ये क्या हुआ? खाने से पहले थोड़ी कहेगा कि ओवर ईटिंग हो गई, खाने के बाद ही कहेगा। तो अर्ली वार्निंग आई ना कि भैया ओवर ईटिंग हो रही है, फिर भी तुम खाते चले गए। तो इसका मतलब है तुम्हारी सेंसेस तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। अर्ली वार्निंग आ गई थी, तुमने सुना ही नहीं, तो फिर तुम्हें अर्ली वार्निंग सिस्टम जितने मर्जी लगा लो, पता ही नहीं लगेगा। जी। मीन्स हेल्थ डिस्टर्ब उन लोगों की होती है जिनको ये टेंडेंसी बन जाती है कि पहले ओवर ईटिंग कर ली, बाद में क्रिप किया, ओवर ईटिंग हो गई। जबकि कुछ लोग होते हैं जो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो उनको वार्निंग आ जाती है कि नहीं, आई हैव हैड इनफ। तो सॉरी अगेन, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। निकल जाओ इस शब्दों से, क्योंकि तुम अगर पेट भर नहीं खाओगे तो तुम्हारे को प्रॉब्लम आएगी, और तुम ओवर ईटिंग करोगे तो भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। यू हैव टू ईट राइट। और वार्निंग आती है उसकी कि भैया ठीक हो गया। उसके जैसे मैंने देखा एक लड़की को, एक फीमेल को, राधा, लड़की तो कहना बेकार है उसको, तो उसको पता लग जाता है वो आधा मतलब रोटी का एक ग्राही, एक गस्सा छोड़ देगी वो। व्हाट डज इट मीन? और उसको कहो ना कि ये एक गस्सा छोड़ दिया तूने, मैं नहीं खा सकती। शी सो क्लियर अबाउट हर। तो उसका मतलब है कि उसका सिस्टम कितना परफेक्टली काम करता होगा कि वो शी इज नॉट रेडी टू ईट इवन वन एक्स्ट्रा part of the roti, just one spoon of rice she will leave. So you get the warnings at every point. It is that you are not able to get them because your senses are not able to give you the warning. Your senses are in bad shape. अगर तुम्हारी सेंसेस ठीक होंगी तो तुम सारे के सारे उसी फीमेल की तरह से एक्ट करोगे। और एक बात बताता हूं मैं, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट चलाया कि थाली में जितना ले लिया वो तुम्हें खाना ही खाना है, चाहे तुमने कूड़ा लिया। पहले बनाएंगे कबाड़ा, इतनी खराब चीजें बनाएंगे और आदमी को पता नहीं है क्या है, तो वो टेस्ट करने के लिए लेगा ही। वो फिर कहते हैं तुमने छोड़ दिया। अरे कूड़े को कौन खाएगा? तो ये बात समझनी होगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब समझना होगा। और अर्ली वार्निंग सिस्टम से यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ बिकॉज दे आर बिल्ट इन टू योर बॉडी, दे आर देयर, दे विल ऑलवेज बी वर्किंग एंड दे विल से मैंने वार्निंग दी थी, अब नहीं है तो हार्ट अटैक। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर फिटेड एवरीवेयर इन द बॉडी एंड आई कैन टेल यू हाउ मेनी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यू हैव, the number of cells you have in your body. Each cell is an early warning system. Each cell I am talking about. राम राम शब्द की बात की जाती है कि राम राम बोलने से क्या होता है। तो राम राम बोलने से आपके सेल की बॉन्डिंग इंप्रूव होती है। और जब तुम ये काम नहीं करते हो, राम राम का नाम नहीं लेते हो, तो तुम्हारे सेल की बॉन्डिंग वीक होती चली जाती है पर डे। दैट इज कॉल्ड एजिंग। और बॉन्डिंग बेटर क्यों चाहिए तुम्हें? बॉन्डिंग इसलिए बेटर चाहिए कि दे आर अर्ली वार्निंग सिस्टम पुट टुगेदर, दे बिकम ए मैसेज। और तुम्हारा अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम इन डैमेज है, नुकसान है, काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा? पता ही नहीं लगेगा कभी भी। Each cell is early warning system and maintaining that cell is, वो एक ना कुच्छल कपीश की एक पूजा प्रोसीजर बना है। अगर आप देखेंगे कुच्छल कपीश एक
कलयुग के जो हनुमान जी है उनको कुच्छल कपीश कहा गया है। कुच्छल कपीश का पूजा प्रोसीजर है, सुबह का अलग है, शाम का अलग है। तो उसमें राम राम शब्द आता है मेरे ख्याल से, तो वो इसीलिए दिया गया है, दैट विल रिड्यूस योर एजिंग। अगर वो करते हो तुम तो उससे तुम्हारी एजिंग, डेफिनेटली एजिंग का इफेक्ट कम होगा। और कन्याएं अगर ठीक से उसको करती हैं तो उनको पुरुष से संतान लेने की जरूरत नहीं है, वो हनुमान जी से संतान ले सकती हैं। अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकती हैं कि दे कैन गेट सन फ्रॉम हनुमान जी एनर्जी। जी अर्ली मॉर्निंग सिस्टम थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इन्फेंट जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें होता है, बिकॉज हम उनको 1 चम्मच भी एक्स्ट्रा खिलाने की कोशिश करते हैं तो दे से नो, चाहे वो उनकी पसंद की चीज भी है। तो बिल्कुल 1-1.5 साल तक बच्चे में दिखता है, मैंने खुद देखा है कि बच्चा मना कर देगा। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारी सेंसेस ही नहीं, हमारे रोम रोम में भी काम करता है, बट इट्स जस्ट दैट कि हमने ही अपने उस सिस्टम को फेल कर दिया है। हाँ, फेल नहीं कर दिया, फेल तो तुम कर ही नहीं सकते, उसको तुमने डैमेज कर दिया। फेल करना और डैमेज करना में फर्क है। फेल होना मीन्स डाइड, और डैमेज करना मतलब वो रिकवरेबल है बट अभी डैमेज है। वो रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा कितना डैमेज है। जी, तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको रिकवर करने के लिए देयर माइट बी सम टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स। Shank technology is available. Shank system of technologies are available which can give you the solution for all your problems. Destiny modification is made possible in Shank system of technologies. जी, तो डेस्टिनी मॉडिफिकेशन के लिए भी आई थिंक कि अर्ली वार्निंग सिस्टम एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा पर्सन का, क्योंकि उसको पता है कि मेरी डेस्टिनी में लिखा है, तभी वो मॉडिफाई करवा सकता है। नेचुरली ऑल ऑर्गन्स 5 सेंसेस है, उनको 20 बनाना है पुरुष ने, अगर वो अपने डेस्टिनी को मॉडिफाई करना चाहता है तो, और स्त्री को 24 बनानी पड़ेंगी, कोई चॉइस नहीं है। जी, तो अपनी सेंसेस को अपग्रेड करना और अपने रोम रोम को जागृत करना, जिसके लिए कुच्छल कपीश की पूजा इज ऑलरेडी देयर। और इसके अलावा भी टेक्नोलॉजीज हैं, डेस्टिनी मॉडिफिकेशन इज एक्चुअली पॉसिबल नाउ। अश्विनी जी, समय हो चला है, हम 4 मिनट एक्चुअली क्रॉस कर गए हैं अपने लिमिट से। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। आगे भी इस सब्जेक्ट पे अभी डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। डेस्टिनी मॉडिफिकेशन, एशो मैनेजमेंट, लिव 16 एशो क्लब, इन सब्जेक्ट्स पर आपसे बातचीत चलती रहेगी। शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते रहेंगे। आज के लिए प्रणाम। जय कृष्ण। जय कृष्ण। अश्विनी जी से आज हमने जाना अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में, लाइफ में आने वाली समस्याओं के बारे में। अगर आपको पहले से ही पता है या अंदाजा हो गया है तो नेचुरली आपके पास प्रिपरेशन का समय रहता है, आप कुछ तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं उन प्रॉब्लम से जो शायद कल को आपकी फैमिली की सारी हैप्पीनेस को खा सकती है। इसके बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए जुड़े रहें कुछ राफल गुरुजी इस आईडी से, या फिर वासुदेव धाम इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।